सर मेरा नाम रोहित गुप्ता है। मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों में तो है, हम में तो है, बट जो हमारे बड़े हैं उनमें भी अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ। तो जैसे हमारे घर में स्मार्ट टीवी है, तो जब से वाईफाई लगा है और वो यूट्यूब उस पर आया है, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत माएँ होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपने करा था, बताया था कि स्पिरिचुअल जो नार्सिज्म है वो बहुत ज़्यादा उस यूट्यूब के थ्रू, उस चीज़ों से शॉर्ट्स वीडियो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वो उस पर ज्यादा बहुत ज़्यादा। देखती होंगे ना। तो वही नहीं, उनके थोड़े चैनल चेंज कर दो, बस बाकी सब मैंने बढ़िया वही किया। है। तो उन चीज़ों को समझाया, बताया, यहाँ तक कि मैंने चैनल चेंज किए, जैसे आपकी चीज़ें दिखानी शुरू की, कई चीज़ें फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी सर वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती। तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि एक इमोशनल व्यक्ति को, हमसे बड़े को, उनको कैसे समझाया जाए? पहली बात तो ना, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए सोशल मीडिया वरदान ज्यादा है, अभिशाप कम है। मैं तो सबके लिए ऐसा मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसकी लिमिट्स होनी चाहिए। देखो, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, अगर रिटायर्ड हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट है पूरा दिन कैसे गुजारें। बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में क्या संकट है? एक आर्थिक संकट होता है, जिसका समाधान कई लोग कर लेते हैं, पेंशन है या उन्होंने पहले से व्यवस्था कर ली है या बच्चे कर रहे हैं। एक सामाजिक संकट होता है कि वो, उनके पास एक सर्कल नहीं है। किसी किसी घर में, जॉइंट फैमिली में, ये दुख भी नहीं होता है। बड़े शहरों में तो ये बड़ा दुख है कि समाज ही नहीं है। तो वो सुबह शाम मंदिर चले गए, उनके लिए मंदिर आध्यात्मिक कम है, सामाजिक स्थान ज्यादा है। क्योंकि भाई पूरा ग्रुप मिलता है, खूब बातें होती हैं, हंसी होता है, मजाक होता है, भजन हुए, भजन गाने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसमें मजा आया। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि धर्म एक सामाजिक मामला ज्यादा है, आध्यात्मिक मामला कम है। आध्यात्मिकता की चाशनी में रखते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे, लेकिन उसके मूल जो उसके लाभ हैं वो सामाजिक ज्यादा है। लेकिन सुबह शाम एक एक घंटा मंदिर जाने के बाद बाकी 24 घंटे उनकी नींद भी कम होती है उस उम्र में। 6 घंटे सुबह के, 8 घंटे, बाकी 16 घंटे कैसे गुजारें? इसलिए बूढ़े लोगों के सामने, बूढ़े मतलब 50 के ऊपर कुछ भी मान लीजिए, उनके सामने सबसे बड़ा संकट है कि अपना समय कैसे गुजारें। बड़ा मुश्किल होता है। पहले टीवी चैनल्स में क्या था कि एक टीवी चैनल आता था, उसमें क्या देखें, शुरू भी शाम को होता था। कई चैनल्स आए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी रुचियां उससे खराब ज्यादा हुई, क्योंकि जो टीवी सीरियल्स आते थे वो हर घर के अंदर साजिशों पर ही केंद्रित रहते थे। ये अजीब हालत रही हमारे समाज के 10-20 साल तक कि हर घर में साजिशें ही चल रही हैं, प्यार मोहब्बत कहीं है ही नहीं। सोशल मीडिया ने बड़ा कमाल क्या किया कि अब व्यूअर के पास लाखों चॉइसेस हैं। इतनी चॉइसेस सैटेलाइट टीवी कभी दे नहीं सकता था, कभी नहीं दे सकता था। वो एक खबर चलाएगा, अगले 7 दिन तक क्या क्या नहीं करेगा उस खबर के नाम पे। तो सोशल मीडिया में ये है कि ऐसे हजारों चैनल्स हैं जो थोड़े से मैच्योर चैनल्स हैं, बेहतर चैनल्स हैं। बस ये है कि एल्गोरिदम ऐसा है कि आपने एक चीज देखी, बार बार आने लगती है, जब तक कि आप उस पर जाके ये ना कहेंगे डोंट रिकमेंड मी दिस। तो अगर आपकी मम्मी सोशल मीडिया पे आई है, पहली बात तो ये बधाई की बात है कि वो बहुत सीमित दुनिया से बाहर निकल पाए। अब ये है कि उनकी दुनिया इस सेंस में सीमित है कि वो सोशल मीडिया पे जानते नहीं कि क्या क्या है। ये आपकी जिम्मेदारी है उनको 10-20 बढ़िया चैनल्स एक बार दिखाना, एक बार वहां ले जाना, एक आध वीडियो दिखा देना, ताकि उनके रिकमेंडेशंस में वो वीडियो आते रहे। अगर उनका स्पिरिचुअल टेस्ट है, जो कि आमतौर पे 50-60 की उम्र के बाद लोगों का हो जाता है, स्पिरिचुअलिज्म में भी कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो तार्किक और बढ़िया बात करते हैं, वो अंधश्रद्धा की बात नहीं करते हैं, वो दिखा दीजिए। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में ही उनका टेस्ट बेहतर हो जाए। और थोड़ा सा नॉन स्पिरिचुअल भी दिखाइए, केवल स्पिरिचुअल क्यों, थोड़ा सा मोटिवेशनल हो। कुछ ऐसे चैनल जो किसी ऐसी महिला ने बनाए हों जो अपना घर संभालती थी और उसके बाद उसने कुछ कमाल किया सोशल मीडिया पर, उसका चैनल दिखाइए। तो केवल वैरायटी देने की बात है, एक बार उनको अच्छा लगने लगेगा तो फिर मजा आ जाएगा। और स्टैंड अप कॉमेडी दिखाने से तो ये है कि कम से कम जब भी मन दुखी हुआ, एक कॉमिक शो देख लिया और थोड़ा हंसी मजाक हो गया तो मन शांत हो ही जाता है। ठीक है। सर मेरा नाम हिमांशु है। मैं जलंधर से आया हूँ। हम्म, प्रश्न को छोटा रखूंगा ताकि दूसरों को भी मौका मिले। क्या बात है। तो सर मैं ये जब ये समझना चाह रहा हूँ कि भीड़ जो है वो इमोशन से चलती है, तो भीड़ ही किसी भी देश का या किसी भी समाज का भविष्य भी तय करती है। तो हम ऐसा सामाजिक स्तर पे या शिक्षा के स्तर पे क्या कर सकते हैं कि हम जिंदा दिमाग पैदा करें जो भीड़ को एक सही दिशा दे, ताकि हम एक समृद्ध समाज का निर्माण कर पाएं।
इसमें इसमें मैं आपकी समझ और आपकी राय जानना चाहता हूँ। अब एक छोटी सी सर बात जी जी जी। आपके उत्तर से पहले, हम्म। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। मैंने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को 2020 में सुनना शुरू किया था। वो मैं ही हूँ, पता है ना आपको? हाँ, मुझे पता है सर आप ही ठीक हैं, है। लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपसे सीखने के बाद तो मुझे लगा कि इस अच्छा तरह ठीक से है, बात को रखा जाए ठीक तो है, ज़्यादा ठीक है, बेहतर है। ठीक है। उससे पहले मैं तार्किक व्यक्ति, मैं समझता हूँ, मेरी समझ में, लिमिटेड समझ में, कि मैं तार्किक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं अग्रेसिव भी था। तो उससे क्या होता था कि जब मैं अपने तर्क अग्रेसिवनेस के साथ रखता था तो उसका मूल्य कोई नहीं रहता था, क्योंकि मैंने आपसे ये सीखा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब आपको सुनने के बाद अपने में ये बदलाव महसूस करता हूँ, मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया है, और इसकी पुष्टि मेरी माता ने की है कि तुम में ये बदलाव है। तो आने से पहले माता ने कहा था यदि सर से डायरेक्ट शास्त्रकार हो तो आपने सर को मेरा धन्यवाद देना है। तो माता की तरफ से आपको आप धन्यवाद। मेरी तरफ से उनको भी धन्यवाद दे दीजिएगा, ठीक है। वैसे भी एग्रेसिव होना ना बेवकूफ़ी है, कोई मतलब है नहीं एग्रेसिव होने का। अगर आपके विचार में सच में दम है तो पहुंच ही जाएगा। चिल्लाने से क्या होगा, चीखने चिल्लाने से, है ना। लेकिन आपका जो प्रश्न है भीड़ वाला, देखिए 3 शब्द हैं। एक शब्द है कलेक्टिविटी, एक शब्द होता है क्राउड, एक शब्द होता है मॉब। जब बहुत सारे लोग एक साथ हों हम उसको बोलते हैं कलेक्टिविटी। जब उसमें थोड़ा सा अंधापन आने लगे, इमोशंस हावी होने लगे, तो वो क्राउड हो जाता है। क्राउड के लिए आमतौर पर भीड़ हम कह देते हैं। और जब ये भावनाओं में एकदम अंधी हो जाए तो इसको मॉब बोलते हैं। इससे लिंचिंग जब भी होती है वो क्राउड लिंचिंग नहीं होती, मॉब लिंचिंग होती है, क्योंकि मॉब पागल हो चुकी है। और भीड़ के साथ दिक्कत क्या है, वो लोग इमोशन से फटे हुए लोग हैं। उस समय बारूद है, वो एक चिंगारी देनी है और बम फट जाएगा। और जो लोग मॉब बनाते हैं वही चिंगारी देते हैं उसके बाद। और वो बेचारे लोग समझ नहीं पाते कि उनको इस्तेमाल किया गया उसके अंदर। कोशिश ये करनी है कि एक अच्छा समाज, जब व्यक्ति इंडिविजुअल से कलेक्टिविटी की ओर जाए, अपना विवेक साथ में लेके जाए और कोई उसको भड़का के क्राउड में या मॉब में कन्वर्ट ना कर सके। और ये कब होता है, जब किसी समाज में शिक्षा व्यवस्था, एक मात्रा तक धर्म व्यवस्था भी हो सकती है, परिवारों में जो परवरिश की व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी तार्किक हों, वैज्ञानिक हों, समझदारी से भरी हों। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कमी मुझे लगती है सबसे बड़ी, वो ये कि हम बच्चे को चिंतनशील प्राणी नहीं बनाते। हम उसको रटना सिखाते हैं, याद करना सिखाते हैं। साइंस पढ़ रहे तो मोशन की परिभाषा ये है, रटो इसको और ये जाके लिखाना। डेमोक्रेसी की परिभाषा अनडेमोक्रेटिक तरीके से रटवाई जा रही है और सब बच्चे वही लिख के आ रहे हैं डेमोक्रेसी क्या है। इतनी गहरी बातें जो स्कूल में पढ़ाई गई महसूस तो करवाई नहीं गई। क्लासरूम में टीचर और विद्यार्थी का संबंध शासक और शासित जैसा ज्यादा रहता है। अधिकांश स्कूलों में बच्चों को सवाल पूछने की आजादी नहीं है, उसके ऊपर पिटाई का खतरा उनको होता है। जब तक बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक बच्चों को पढ़ाई में रुझान, मजा नहीं आने लगेगा, और जब तक पढ़ाई दिमाग से उतर कर दिल तक नहीं पहुंचेगी, जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बनेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल दायित्वों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। और साइंस पढ़ के भी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं अंधविश्वासी व्यक्ति हो जाते हैं। साइंटिफिक टेम्पर तब है जब साइंस की वैल्यूज आपके रोजमर्रा के जीवन में हो, कोई आपको अंधविश्वासी बना ही ना सके। आजकल चमत्कारों का बहुत क्रेज चल रहा है और वो देख के सच में लगता है कि ऐसा कैसे होता है। मैं खुद परेशान रहा हूं, और मेरी अपनी आदत ये है कि मैं बिना बात के विरोध, बिना बात के समर्थन करने से बचता हूं। तो आपको अजीब सा लगेगा, मैंने बहुत ढूंढ के एक टीचर को तलाशा भारत में कहीं से, जो मेंटलिज्म सिखाता है। उससे बात की, उसको दिल्ली बुलाया, 2 दिन मैंने उसकी क्लास अटेंड की, 8-10 घंटे मैंने पढ़ाई की उसके साथ। 50 तरह के चमत्कार और जादू उसने मुझे करके दिखाए। मैं हर बार परेशान हो गया कि ये कैसे हो गया, फिर उसने सिखाया। अब मैं वो सब कर सकता हूँ। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने उनसे वायदा किया कि मैं सारी पोल नहीं खोल सकता हूँ, पर मुझे सारी चिंताएं दूर हो गई उसके बाद।
कहने का भाव ये है कि एक ऐसा समाज जो किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करता है, अंध अविश्वास भी नहीं करता है, जिस चीज पर संदेह है, संशय है, उसको स्टडी करता है, समझता है, चर्चाएं करता है, बहस करता है, वो बनता है जिंदा समाज। वो व्यक्ति होता है जिंदा आदमी। भीड़ से अलग होना अकेला क्राइटेरिया नहीं है। किसी मामले में भीड़ अगर ठीक है तो भीड़ के साथ भी होना चाहिए। समाज के साथ होना भी समझदारी है। पर यदि समाज गलत बात पे एक हुआ है तो आपको समाज से अलग होने का साहस भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। और ये तभी है कि जब पढ़ने लिखने की, समझदारी की संस्कृति विकसित होगी। और ये तब होती है जब सरकार शिक्षा पे बजट भी अपना बढ़ाए, ऐसे टीचर्स को भी तलाशे। और सबसे बड़ी बात, एक टीचर बनना समाज में सपना जिस दिन बन गया। अभी देश के सबसे योग्य लोग क्या बनना चाहते हैं? उनको आईआईटी करना है, एम्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है, कंपनियां चलानी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। देश के सबसे समझदार व्यक्ति को टीचर नहीं बनना है। और जिस दिन देश के सबसे योग्य लोग टीचर बनने की जिद कर लेंगे, समाज बदल जाएगा। वो कब होगा? जब टीचर को सुविधाएं और सम्मान इतना मिले। अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में, आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा वेतन और सम्मान टीचर्स का होता है। इसलिए वहां पढ़ाई की वैल्यू है। यहाँ टीचर वो बनता है जो कुछ नहीं बन पाया। हम लोग मजाक में कहते हैं कि टीचर और फटीचर में अंतर ही नहीं होता यहाँ पर। तो जिस दिन शिक्षा, अध्यापक, इन सब का सम्मान ठीक से होने लगेगा, कल्चर बदलेगी, कल्चर ऑफ लर्निंग बदलेगी देश में। और उसके 20-50 साल बाद आपको समाज वैसा नजर आएगा जो मुद्दों पर सोचता है, समझता है, न कि बह जाता है। लंबा समय लगेगा, 2 दिन की बात नहीं है। ठीक है। नमस्ते सर। सर सवाल ये था कि जी। कूली और मीड की बातें पढ़ने सुनने के बाद दिमाग ये खराब हो जाता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं, तो मैं तो वो हूँ जो आप सोच रहे हैं जो मैं हूँ। नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हैं कि आप मैं सोच सोच रहा रहे हैं हूँ। कि मैं सोच रहा हाँ। हूँ। तो सर इसमें सवाल ये उठता है कि मैं हूँ कौन? तो आइडिया ये है कि क्या नार्सिसिज्म एक तरह से इस चीज का, ये जो अब हम साइकोलॉजी से थोड़ा सा दर्शन की तरफ चले गए हैं, क्या नार्सिसिज्म इस चीज के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि इंसान किसी भी चीज को लेके अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक अस्मिता खुद क्रिएट करे, खुद अपने आप अंदर में उत्पन्न करे? जैसे रियलिटी के भी अलग अलग वर्जन्स हमारे सामने बताए जाते हैं कि मेरी रियलिटी जो है, जो मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे कितना जानते हैं, वो मेरा वर्जन है। तो मेरा असली वर्जन कहाँ है? तो नार्सिसिज्म क्या इसकी कोई की है? मतलब इसमें जो आपके प्रश्न है ना, पहला और तीसरा दोनों एक ही है कि दरअसल मैं हूं कौन, है ना। मेरे वर्जन्स एक मेरे मन में है, किसी और के मन में है। दरअसल सही वर्जन कौन सा है? इसमें समस्या दरअसल ये है कि आप मान के चल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव वर्जन होना ही चाहिए। मूल समस्या यही है ही नहीं। आप एक निश्चित व्यक्ति के रूप में डिफाइन किए जा सकने वाली वस्तु नहीं है। मैं क्यों मान लूं कि मुझे डिफाइन किया जा सकता है पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली? नहीं कर सकते मुझे कोई डिफाइन। मेरी नज़र में मेरा परसेप्शन आज जो है, कल वो नहीं था, कल फिर वो नहीं रहेगा, वो भी चेंज होता रहता है। आपकी नज़र में मेरा परसेप्शन चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कि मैं 100 में से 99 स्थितियों में बहुत शांत रहता हूं। एक स्थिति में बहुत गुस्सा मुझे आ गया। संयोग से 3 व्यक्तियों ने जीवन में मुझे उसी एक क्षण में देखा और वो अपने घर जाके क्या बोले, बड़ा गुस्सैल आदमी है, जबकि वो मेरे 100 में से एक स्थिति थी। ऐसे हजारों परसेप्शंस मेरे बारे में हैं। मेरे अपने परसेप्शंस मेरे बारे में हैं। मैं ये जिद क्यों ठानूं कि मेरे बारे में एक निश्चित परसेप्शन या निश्चित रियलिटी होनी ही चाहिए? इसको मनोविज्ञान में आजकल बोलते हैं कि फ्लूइड आइडेंटिटी है। हम सबकी आइडेंटिटी फ्लूइड है, तरल है, कुछ नहीं है। पानी को गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरी में डालेंगे तो कटोरी जैसा हो जाएगा। तो हम सबका जो मैं है वो फ्लूइड है, फिक्स नहीं है। दूसरा जवाब क्या है ना कि मैं हूं कौन, यहां मैं का मतलब, जो मैं है उसके 2 मतलब होते हैं। मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में मैं का मतलब छवि से है। जो हम सेल्फ की धारणा कहते हैं, इसका मतलब मेरे मन में मेरी छवि क्या है।
और दर्शन में मैं का मतलब होता है कि सत्ता या एग्जिस्टेंस, कि अगर मैं कहता हूं कि मैं हूं तो मैं का मतलब क्या, शरीर तो मर जाता है, और अगर शरीर ही मैं है तो पहले मैं इतना सा था, इतना बड़ा हो गया, बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा। जो चेंज हो रहा है इसमें से मैं कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर नहीं, कोई स्थायी वस्तु अंदर है, आत्मा, वो मैं है। कई लोग ये मानते हैं कि मैं का मतलब आत्मा है। अब जो आत्मा भी नहीं मानते वो क्या माने? जैसे बुद्ध हैं, आत्मा भी नहीं मानते, या चारवाक नहीं मानते, पश्चिम में कई लोग नहीं मानते। इस क्वेश्चन को फिलोसफी में कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, कि एक व्यक्ति को जीवन भर एक व्यक्ति के रूप में क्यों जाना गया। मैं अपना नाम अगर बोलूं, आज से 30 या 40 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था, उसका वही नाम था जो आज मेरा नाम है। ये कैसे हुआ कि एक बच्चा बड़ा हो गया लेकिन नाम वही है, जबकि एक ही सत्ता कैसे माने इसको? एकदम अलग है, हुलिया हुलिया सब अलग हो गया। इस प्रॉब्लम का नाम है पर्सनल आइडेंटिटी, और इसका जवाब दरअसल दुनिया में आज तक किसी के पास है नहीं। क्योंकि आत्मा अगर निश्चित रूप से सब लोग मानते तो शायद जवाब हो जाता, पर साइंस भी ये साबित करने के आसपास है कि बहुत आसान नहीं है साबित करना इसको, कि मानना आसान नहीं। तो अंत में लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स में से कुछ ने, स्ट्रॉसन नाम के दार्शनिक ने कहा कि ये प्रश्न ही अवैध है, ये केवल भाषाई गलती है। ये बात बौद्धों ने भी कही थी संकेत के रूप में, कि नदी नहीं होती है। नदी क्या होती है? पानी की असंख्य बूंदें प्रवाह में चल रही हैं, आप उन सबको मिला के एक नाम दे दीजिए नदी। नदी केवल एक नाम है। ऐसे ही आप या मैं केवल एक नाम है। असंख्य परिवर्तनों को एक रूप में बांधने की कोशिश में हमने एक नाम दे दिया। नॉमिनलिज्म इस विचार को बोलते हैं, अपोहवाद भी कुछ लोग बोलते हैं। सिर्फ इतनी कोशिश है। इसलिए जब आप कह रहे हैं ना कि मैं कौन है, अगर मैं का सवाल साइकोलॉजी में है तो सेल्फ की छवि का सवाल है, और वो मैंने कहा फ्लूइड है, हजारों छवियां बनती रहेंगी। एक एवरेज उसका निकल जाता है समाज के दिमाग में, वो एवरेज रहता है। उसके बाद भी कुछ लोग उस एवरेज से अच्छा, कुछ एवरेज से बुरा आपको मानेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और मैं की सत्ता आज तक किसी को नहीं पता लगा कौन है, तो हम भी जिज्ञासु व्यक्ति हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि फिलोसफी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, तो निष्कर्ष ढूंढने की जिद मत करना। आज तक निष्कर्ष नहीं मिला, ये भी एक निष्कर्ष है। और यदि आप इस निष्कर्ष तक ठीक से पहुंच गए तो ज्ञान और विनम्रता दोनों साथ में रहेंगे। वरना ज्ञानी आदमी में नार्सिसिस्ट होने की बहुत टेंडेंसी होती है। वो अपना सिद्धांत बनाता है, फिर फूल जाता है कि यही अंतिम सच है। कोई अंतिम सच नहीं है भाई, सबको अपनी अपनी राय लगता है कि ठीक है। भविष्य तय करेगा क्या सच है। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम शशांक कश्यप है। सर, मेरा सवाल ये है कि आज एक कल्चर बहुत ज़्यादा चला हुआ है यूएस के अंदर, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। हाँ। यानी कि सेल्फ लव के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे भी है खुद को स्वीकार करें। पर कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि जो सेल्फ लव होता है वो काफ़ी सेल्फ हार्मिंग भी होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार है, अगर वो इस बात को स्वीकारे ना कि वो ओबेसिटी का शिकार है, और वो ये मान के चले कि वो सेल्फ लव में अपने आप को जैसा है वो सही मान ले, तो ये भी तो सर गलत है। ठीक बात है। एक शब्द ये बता रहे हैं कि आजकल अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा है सेल्फ लव का। इस पे 2-3 शब्द और भी हैं। एक होता है सेल्फ एस्टीम, एक होता है सेल्फ एप्रिसिएशन, और एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन चारों में ना थोड़ा सा रिलेशनशिप भी हमें समझ में आनी चाहिए, तो कंफ्यूजन कम होते हैं उसके बाद। सेल्फ लव का मतलब तो ये होता है कि हम अपने आप से प्रेम करें, हम जैसे भी हैं। और ये बात सच में है कि प्रेम में थोड़ा सा अंधापन होता ही है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस समय बहुत विवेकशील निगाह से उसको देखने की क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है। सेल्फ एस्टीम बेहतर शब्द है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा सेल्फ लव के बदले सेल्फ एस्टीम पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है आत्मसम्मान के नज़दीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट के नज़दीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ उसे मैं सहजता से स्वीकार कर सकूं। मुझे अपनी अच्छाइयों का भी पता हो, और ये भी पता हो कि मेरी अच्छाइयाँ बाकियों की तुलना में कितनी हैं। कुछ लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे इस मामले में हैं, कुछ इस मामले में मुझसे कमज़ोर हैं। और मुझे अपना सही स्टेटस पता हो, अपनी कमज़ोरियाँ भी पता हो, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ, और मैं अपने उस प्रयास को लेके भी अपने प्रति गौरव का भाव महसूस कर सकूं। तो सेल्फ एस्टीम एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अपने आप से प्रेम करने के साथ अपनी कमियों को स्वीकार करने का आग्रह भी है,
कमियों को दूर करने का आग्रह भी है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सेल्फ लव कैन लीड टू नार्सिसिज्म, लेकिन सेल्फ एस्टीम पर फोकस करते रहें तो बेहतर होता है। अपनी कमियां, अच्छाइयां, इन सबको समझना, उनके साथ सहज होना कि भाई ये व्यक्ति मुझसे अच्छी बांसुरी बजा लेता है, मैं नहीं बजा पाता, कोई बात नहीं, मैं इससे बेहतर ये काम कर लेता हूँ। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। तो अपनी अच्छाइयों और कमियों के टोटलिटी के साथ सहज होना और उसे बेहतर करने की कोशिश करते रहना, सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहना, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि सेल्फ लव में घातक स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन बॉडी शेमिंग आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है पश्चिम में कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है, मान लीजिए छोटा है, मतलब उसके शरीर में कुछ भी ऐसा है जो सामान्य दिखने वाले व्यक्तियों से अलग है, तो उसे उसके लिए शर्मिंदा करना अच्छी बात नहीं। लेकिन यदि मेरे शरीर में कोई व्याधि है, बीमारी है जिसको मैं ठीक कर सकता हूं, और यदि मुझे उसके लिए भी कोई नहीं टोक रहा है, तो चिंता की बात है। अगर कोई बच्चा मोटा है, अगर कोई बच्चा मेहनत कम करता है और पेरेंट्स से थोड़ा बहुत टोक रहे हैं, तो ये बॉडी शेमिंग का मामला नहीं है, ये उसको प्रेरित करने का मामला है। उतना तो होना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा है इसलिए कि उसके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसके हाथ में नहीं है, तब वो फिर आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए। उसकी निजता का सम्मान पूरा होना चाहिए उस समय। और हम लोग इस मामले में थोड़ा अभी कमजोर समाज कई बार बनते हैं। हमारे यहाँ जो दिव्यांग लोग हैं उनका मजाक बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है और आप उसको गलत भाषा से बुला रहे हैं, कोई व्यक्ति एक पैर उसका ठीक नहीं है, उसको आप गलत शब्द से बुला रहे हैं, तो एक तो वो पहले ही बेचारा पीड़ित है, ऊपर से आपकी भाषा उसको लहूलुहान करती है। ये बॉडी शेमिंग के गंदे उदाहरण हैं जो हमारे समाज में भी ठीक ठाक दिखते हैं। ठीक है सर, मेरा नाम क्षितिज है। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो है कि आजकल सोशल मीडिया, स्पेसिफिकली मैं स्पेसिफिक बोलता हूँ, सेल्फी कितना इस नार्सिसिस्ट टेंडेंसी को बढ़ाता है। और दूसरा, पश्चिम की सभ्यता में मैंने एक 5-6 महीने पहले एक बुक पढ़ी थी जोनाथन हाइट की, द कॉडलिंग ऑफ अमेरिकन माइंड। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि आजकल उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो भी इस टेंडेंसी को बढ़ाती है। वहाँ पे सेफ स्पेस, ट्रिगर वार्निंग होती है। तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम कितनी इम्यून है, कितना ये कर सकती है और कितना ये स्टार्ट हो गया है? आपका पहला सवाल है कि सेल्फी कल्चर इस चीज़ के लिए कितनी जिम्मेदार है। मतलब तकनीक जब आगे आती है तो उसके फायदे नुकसान दोनों होते ही हैं, हर तकनीक के साथ ही होता है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो उस पर भी खूब बातें चल रही हैं कि फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, है ना। ऐसे इस पर भी है। जिस दिन कैमरा फ़ोन के अंदर आ गया, फ़ोन के अंदर वॉशिंग मशीन छोड़ के सब कुछ आ ही गया, वो सब तो बाकी तो सब फ़ोन ही कर लेता है। कैलकुलेटर से लेके गाना सुनना, हर चीज़ तो फ़ोन पे ही आ गई आजकल, कैमरा भी आ गया। तो पहले कैमरा बनाने वाली कंपनियां खूब प्रॉफिटेबल थी। जिस दिन कैमरा फ़ोन के अंदर घुसा, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। लंबे समय तक कैमरा फ़ोन के पीछे की तरफ था, उससे आप दूसरों की फ़ोटो खींच सकते थे, अपनी नहीं आती थी। फिर कैमरा सामने भी आ गया। उस दिन से कंसेप्ट आया कि हम अपनी फ़ोटो भी खींच सकते हैं, जो पहले के इतिहास में कभी नहीं था अपनी फ़ोटो खींचने का कंसेप्ट। उसका नाम पड़ गया सेल्फी। तो कुछ लोगों को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है तो खींचते हैं अपनी फ़ोटो, इसमें अपने आप में दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। लेकिन सच ये है कि आजकल सेल्फी एक मनोरोग के स्तर तक पहुंच चुकी है। मैंने तो आज तक सेल्फी नहीं खींची, मुझे पता नहीं कैसे खींचते हैं, लेकिन मैं अपने आसपास जब देखता हूँ, बच्चों को भी देखता हूँ, मनोरोग की स्थिति तक मामला चला गया है। मतलब कई बार मैं देखता हूँ कोई वजह नहीं है, ऐसे ही कहीं खड़े होकर मुंह बना बना के टेढ़ा मेढ़ा फोटो खींच रहे हैं। शायद कहीं पोस्ट करते हो किसी को प्रभावित करने के लिए, लेकिन चिंता वाली बात तो है।